अभी तक के ओपिनियन पोल में एनडीए ने बढ़त ले रखी है, लेकिन अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम टीवी9 भारतवर्ष के फाइनल ओपिनियन पोल की गाड़ी को दक्षिण भारत की ओर घुमाने जा रहे हैं, जहां से नतीजे बदल सकते हैं। कुछ देर में आपके सामने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र जैसे कई राज्यों की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि हम आपके लिए कितना बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, कैसे ये ओपिनियन पोल किया गया है। टीवी9 पीपल्स इनसाइट पोल स्ट्रैट का यह सर्वे है, जिसमें करीब 25 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है, यानी सैंपल साइज 25 लाख है। CATI कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू के जरिए लोगों की राय ली गई है। IVR के जरिए रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल की गई। लोकसभा की 543 सीट पर सर्वे किया गया। लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है। 4123 विधानसभा सीटें, समझ रहे हैं आप, 4123 विधानसभा सीटों से यह सैंपल लिया गया है। और 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का, यानी बिल्कुल रीसेंट, अभी बस कुछ दिन पहले का ही ये सर्वे है। आज हम बात कर रहे हैं 16 तारीख को, और वो 1 से 13 अप्रैल तक का सैंपल है। लेकिन आइए जल्दी से अब आपके सामने अब वो सूबा जो सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, वहां का ओपिनियन पोल, यानी महाराष्ट्र का। बहुत खिचड़ी पकी है पिछले 5 सालों में, बहुत टूट फूट हुई है, बहुत ज्यादा गठबंधन बने और बिगड़े हैं। वो ओपिनियन पोल उस सूबे का क्या कहता है? देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी 25 सीटें हासिल कर सकती है, ये ओपिनियन पोल कहता है। कांग्रेस 5 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट, ध्यान से सुनिएगा, शिवसेना शिंदे गुट 3, एनसीपी अजीत पवार 0, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट 10 सीटें, एनसीपी शरद गुट 5 सीटें। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत कुछ दाएं बाएं हुआ है। बीजेपी यहां पर 25 सीटें, अगर एनडीए की बात करें तो 28 सीटों पर दिख रही है, जबकि इंडिया की बात करें तो 5, 10, 15, 5, 20 सीटों पर इंडिया जाता दिख रहा है। यह महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल है। वोट प्रतिशत भी आइए बता देते हैं आपको, महाराष्ट्र का वोट प्रतिशत क्या कह रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र का वोट प्रतिशत इस समय दिखा रहा है कि एनडीए को 40% वोट मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को भी 40%, 40.97%, 40.22% एनडीए को, अन्य के खाते में 3.22%, लेकिन तय नहीं वोटर है 15.59%। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र की तस्वीर सीटों के लिहाज से किस तरह की दिखाई देती है, वो आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर दिख ये रहा है कि जो टूट हुई पार्टियों में, उसमें जो टूट कर नई पार्टी बनी, उसे वो फायदा नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, इसे और समझेंगे। देखिए, ये तस्वीर देखिए, आपको जो बीजेपी है, जो सैफरन कलर में दिखाई दे रही है सीटें, वो बीजेपी को मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है सीटें, लेकिन देखिए ये एनसीपी के खाते में जा रही है। ये सीट शरद पवार गुट के पास जा रही है, डिंडोरी की सीट। इसी तरह से देखिए, उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना के यहाँ सीट मिल रही है, उद्धव ठाकरे को उस्मानाबाद मिल रही है, मावल सीट मिल रही है। ये देखिए, ये जो है शिंदे गुट के पास जा रही है, बुल्ढाना की जो सीट है वो शिवसेना शिंदे गुट के पास जा रही है। लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर जो सीटें जा रही हैं वो शिवसेना शिंदे गुट के पास, रामटेक की सीट जा रही है, बुल्ढाना की सीट जा रही है। ये 2 सीटें ही उनके पास जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक कल्याण की सीट है। तो ये 3 सीटें हैं, बुल्ढाना, कल्याण और रामटेक। ये शिवसेना शिंदे गुट के पास। यहां पर जो AIMIM के पास थी वो बीजेपी के पास जा रही है, औरंगाबाद। अब ये देखना है कि इसमें स्विंग वोटर कितना है, लेकिन औरंगाबाद में बीजेपी यहां दिख रही है। मुंबई उत्तर पीयूष गोयल, जिनको लोकसभा के चुनाव में उतारा गया पहली बार, वो यहां पर जीतते दिख रहे हैं। ये 2 सीटें बड़ी अहम हो जाती हैं देखने के लिए। और इसके अलावा ये देखिए, ये एक सीट जो लातूर की है, ये कांग्रेस पार्टी जीतती दिख रही है। अमरावती बीजेपी ने नवनीत राणा को दिया वहां पर टिकट, और वो जीतती दिख रही है। कोल्हापुर की कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है सीट, सोलापुर की कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है, लातूर की कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है, और इसके अलावा माणा की सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है। हमारे साथ आरसीपी सिंह जुड़ गए। आरसीपी सिंह, सरदार आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़े आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह जी, देखिए, ये जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, इसमें लग ये रहा है कि जो टूट फूट हुई महाराष्ट्र में, जो नए गुट बने, जो नए दल बने, उनको फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी, क्या वो आपके लिए काम नहीं करी है? देखिए, ये आपका सर्वे है, मैं इस सर्वे को चैलेंज नहीं करता, परंतु मेरे पास जो फीडबैक है वो अन्यथा है महाराष्ट्र का, और उसमें हमारे को 40 सीटें लगभग मिल रही हैं और इंडिया अलायंस को लगभग 8 सीटें मिली है। और जब मैं हमारे को बोलता हूँ तो उसमें हमारे जो सहयोगी दल हैं वो भी इसमें आते हैं। और
सर देखिए जो तस्वीर दिख रही है, जो ओवरऑल पिक्चर महाराष्ट्र में दिख रही है, उसमें सब बीजेपी अपनी सीटें रिटेन कर रही है। बीजेपी को नुकसान नहीं है, बीजेपी की जो सीटें हैं वो उसे मिल रही हैं। लेकिन बीजेपी के साथ जो सहयोगी हैं, जो आपने नए सहयोगी बनाए, जो टूट हुई एनसीपी में, जो टूट हुई शिवसेना में, उसका फायदा जो टूटी हुई जो अजित पवार है उनको एक भी सीट नहीं मिल रही है। जो शिंदे गुट है उसे सिर्फ 3 सीटें मिल रही है, उसमें भी कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत बहुत मुश्किल से वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो अंतर है वो बहुत कम है। तो ये जो आपके नए सहयोगी हैं वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या आखिरकार लोगों की सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ और शरद पवार के साथ है? जी, मैंने सुना आपकी बात, परंतु मैं आपके सर्वे के साथ सहमत नहीं हूं। और जो मैंने कहा, जो मेरे पास इनपुट है और जो सर्वे हमने जो करवाया और जो जानकारियां बाकी जो टीवी चैनल से सर्वे कराए हैं, उसके अनुसार हमारे जो शिंदे गुट है या हमारे जो बाकी अजीत पवार गुट है, उन सबको मिलाकर हम लोग लगभग 40 सीटें। ठीक है सर, वैसे ओपिनियन पोल में हमेशा हमको ये देखने को मिला है कि जो हमारी पसंद की बात हो वो पसंद होगी और जो हमारे फेवर की बात ना हो पसंद नहीं होगी। यही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ देर पहले बोल रहे थे कि हमें आपके ओपिनियन पोल समझ में नहीं आ रहे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है जो महाराष्ट्र में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है ननद भौजाई के बीच लड़ाई वाली सीट बारामती। बारामती में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये मेथोडोलॉजी समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंट शुद्धता से किया गया एक ओपिनियन पोल है जो दूसरों की से अलग रखता है, खड़ा करता है इस ओपिनियन पोल को। ये टेक्नोलॉजी आप समझिए, इसमें हमने हर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले हर विधानसभा सीट का सर्वे किया है। हमने यहां पर लोगों से एक एक बात मुद्दे पर उनकी राय पूछी है। हमने यहां पर देखिए आप पूरा वोट शेयर यहां पर निकालकर आपके सामने रखा है। ये एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सॉफ्टवेयर है जो आपके बताए गए उत्तर को इसमें फीड करता है और एक साइंटिफिक वहां पर पिक्चर आपके सामने ड्रॉ करता है। अब जैसे आप समझ लीजिए बारामती की मैं बात कर रहा हूं, 6 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं, इसमें जिसमें आप देख सकते हैं दौंड है, यहां पर इंदापुर है, बारामती है, पुरंदर है, भोर है और खड़ाक्सवला है। अब इसमें आप देखिए, अगर आप देखेंगे एनसीपी शरद पवार गुट तो वो 6 की 6 विधानसभा सीटों पर आगे है, जबकि एनसीपी अजीत पवार जो है वो 6 की 6 सीटों पर पीछे चल रहे हैं। यानी सुप्रिया सुले यहां पर अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत रही हैं। अब कारण क्या है ये शिव बताएंगे। शिव, बारामती में क्या दिख रहा है? बारामती में लैंडस्लाइड दिख रही है मुझे, हमारे हिसाब से तो मैं क्या बोलूं, लेकिन आप नंबर्स को अगर देखें तो लग रहा है कि जो इमोशनल कनेक्ट है वो एनसीपी शरद पवार पार्टी के साथ है, कम से कम बारामती में। बाकी सीट भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है जो इमोशनल कनेक्ट है वो बारामती में अभी भी एनसीपी शरद पवार पार्टी के साथ है, अजीत पवार पार्टी के साथ नहीं। एक चीज और मैं चाहता हूं रामगोपाल जी आप कमेंट करें इस पर। 0 अजीत पवार गुट, 0 शिवसेना शिंदे गुट, 13-14 सीटें अगर देखा जाए वो 3 पर आ रहे हैं। आपको इसका कारण क्या दिखता है? देखिए, अगर जो आप कह रहे हैं वो सही है तो इसका मतलब ये है कि जो गुट बगावत करके गया, चाहे वो शिवसेना का गुट हो, शिंदे का या अजित पवार का, तो शरद पवार को और वैसे ही बाला साहब ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे को लोग असली पार्टी का वारिस मान रहे हैं। अगर ये चीज़ देखी जाए तो, क्योंकि 3 सीटें जो शिंदे को मिल रही हैं वो भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 10 सीटें उद्धव अगर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की जनता अभी भी उद्धव को ही बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी तो ये क्या आने वाले विधानसभा चुनावों का भी कोई संकेत है? अब देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूं एक बात को कि देखिए, लोकसभा, अगर ये लोकसभा चुनाव में इतना ताकत, और क्योंकि माना यह जाता है कि विधानसभा में ये चीजें चलती हैं, लोकसभा में नहीं चलती। जहां पूरे देश में 85% लोग कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट को नहीं मोदी को वोट दे रहे हैं, वहां पर अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर 15 सीटें बचा रहे हैं, हाँ, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। सुमारा, हरियाणा क्या कह रहा है, वो क्या संकेत दे रहा है, हमारा ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, वो ये आपको दिखाते हैं तस्वीर। हरियाणा का ओपिनियन पोल आपके सामने आने वाला है, लेकिन आप हमारी जो ऊपर टाली है वो भी देखते रहिए। 206 तक पहुंच चुका है एनडीए गठबंधन, और हरियाणा का आंकड़ा अब आपके सामने आने वाला है। हरियाणा का जो ओपिनियन पोल है वो बता रहा है कि कुल सीट 10, इसमें से बीजेपी को 9 सीटें मिल रही हैं, 1 कांग्रेस पार्टी को सीट मिल रही है, यानी बीजेपी को पिछली बार की तुलना में 1 सीट का नुकसान यहां पर हो रहा है। ये
एक सीट कौन सी है वो भी आपको बताएंगे। बताया जा रहा है कि रोहतक की सीट है जो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। लेकिन वोट प्रतिशत क्या कहता है हरियाणा का, ये वो भी दिखा देते हैं तस्वीर आपको। हरियाणा की कुल सीट 10, बीजेपी के खाते में 9, कांग्रेस पार्टी के पास 1, और वोट प्रतिशत हरियाणा का ये कह रहा है कि 52.25% वोट एनडीए को मिल रहा है, इंडिया को 35.01% और तय नहीं 12% हैं। लेकिन पंकज श्रीवास्तव जी, एक सीट मिल रही है कांग्रेस पार्टी को यहां पर, बीजेपी को उसके बावजूद 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी बहुत हद तक हरियाणा में अभी भी अपना जो वर्चस्व है वो बनाकर रखे हुए है। सुमेरा जी, भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे को लेकर बिल्कुल खुश हो सकती है, उसका पूरा अधिकार है। पर मेरे पास जो जानकारी है और तमाम वीडियोस आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद जो प्रत्याशी हैं वो गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। वहां के किसानों ने कह दिया है कि इन्होंने धारा 144 लगाई थी, हमें पंजाब से और हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाने पर रोका गया था, कीले सड़क पे गाड़ी गई थी, हम गांव में धारा 288 लगा रहे हैं। ये बाकायदा पूरा प्रचार है इस बात का कि तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। किसान तो शामिल भी नहीं मैंने हुए कहा किसान आंदोलन में। नहीं, कहां किसान आंदोलन में शामिल नहीं? अरे हरियाणा के किसान जो अभी जब आए बॉर्डर तक पंजाब के किसान, वो तो हरियाणा के किसान शामिल नहीं हुए। शामिल नहीं, वो तो हरियाणा बॉर्डर से इधर आने ही नहीं दिया ना इनकी सरकार ने। पंजाब के जो किसान के नेता और आंदोलनकारी, आपका नंबर क्या कहता है पंकज जी, हरियाणा में इस बार मेरा कहना है कि हरियाणा में कम से कम कुछ नहीं तो जो कांग्रेस पार्टी है वो 7 से 8 सीटें ठीक है। जल्दी से हरियाणा की उस सीट की भी बात कर लेते हैं जो कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है। वो कौन सी सीट है? शिव बताइए मुझे, वो रोहतक है क्या? दीपेंद्र हुड्डा वहां से चल सकते हैं क्या? वो सीट है जी, रोहतक है और वहां पे टक्कर का मुकाबला है। करीबन वहां पे 9 असेंबली सेगमेंट है जिसमें से 5 अभी कांग्रेस जीत रही है और 4 बीजेपी। ठीक है, तो मतलब 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी, इसलिए 5 में मार्जिन अच्छा है, इसलिए वो हरियाणा में क्या वो 5% और कम मार्जिन वाली सीटें भी हैं, और कितनी हैं अगर हैं तो? जी, या बड़े मार्जिन से जीत रही है बीजेपी अभी तक? 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको रोहतक का पहले बता दूं। रोहतक में सिर्फ 1% से कांग्रेस आगे है करीबन, सैंपल साइज, और यहाँ पे सैंपल साइज करीबन 22,000 का है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है तो हरियाणा को अगर हम लोग देखें, इसमें जो सीटें जो मार्जिनल सीटें हैं वो करीबन 3 हैं। तो यहाँ पे 3 ही सीटें जहाँ पे कांग्रेस एक्चुअली मुकाबला दे पा रही है भाजपा को, वो मेरे हिसाब से सिरसा और हिसार है। नहीं, एक चीज और बताइए, आपने पंजाब में आम आदमी पार्टी को 8 सीटें दी, हरियाणा में क्या हो गया? उसका कोई असर नहीं है? जी, देखने को तो नहीं मिल रहा है ऐसा। लेकिन अगर बहुत आगे भी बढ़ते हैं तो वो 3 ही सीट हैं जहां पर मार्जिन कम है, जहां पे मार्जिन कम है। और अब हरियाणा, हिसार, सिरसा और इसके अलावा रोहतक जो जी, और हरियाणा में पॉलिटिकल प्लेयर्स भी थोड़े कम हैं और कम स्ट्रांग है। जहां तक आप पंजाब में बात करें तो शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भाजपा है। 4-वे फाइट है वो जी, इसीलिए वहां पे जो रिजल्ट हैं वो चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वहां जहां साउथ इंडिया में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, कर्नाटक में ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस 5 सीटें हासिल कर सकती है, बीजेपी की सहयोगी 3 सीटों पर लड़ रही है और तीनों जीत सकती है, यह हमारा ओपिनियन पोल कहता है। तो एनडीए 23 और कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती है, जबकि पिछली बार बीजेपी के पास 25 सीटें थी और जेडीएस के पास 1, तो बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान यहां दिख रहा है। जल्दी से वोट परसेंटेज भी आपको बता देते हैं, कर्नाटक का वोट परसेंटेज क्या कहता है। कर्नाटक का वोट परसेंटेज 55% से ज्यादा एनडीए को, 36% के आसपास इंडिया को, और करीब 8.5% लोग हैं जो अभी तय नहीं कर पाए हैं कि उनको किस तरफ वोट डालने हैं। तो ये कर्नाटक का आपके सामने ओपिनियन पोल जी। और इसके बाद अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में भी बहुत दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। ओपिनियन पोल क्या कहता है तमिलनाडु का, तो देखिए ये है तमिलनाडु की तस्वीर। बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं, डीएमके को 18, एआईएडीएमके को 2 सीट मिल रही है, एएमएमके को 1 सीट मिल रही है, पीएमके को 1 सीट मिल रही है, लेफ्ट को 4 सीटें मिल रही हैं, एमडीएमके को 1 सीट और बीसीके को 1 सीट। अन्नामलाई की सीट पर क्या हो रहा है शिव, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा ओपिनियन पोल है। तमिलनाडु में अगर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है तो जल्दी से वोट परसेंटेज देख लेते हैं। वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा नहीं है तमिलनाडु में बीजेपी के पास। यहां पर एनडीए को
तमिलनाडु में 23% वोट, बहुत अहम डेटा है ये। इंडिया को 34.5% वोट, एआईएडीएमके को 16% वोट, अदर्स को करीब 17% और जो तय नहीं कर पाए वो 9% के आसपास है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है इस ओपिनियन पोल का। सुमेरा, तो देखिए हम कोयम्बटूर की बात करेंगे। अब कोयम्बटूर की जो सीट है वहां पर क्या हो रही है तस्वीर देखिए, ये बताइए जी शिव। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 असेंबली सेगमेंट हैं और 6 की 6 पे भाजपा का वोट शेयर बहुत आगे है। देखिए ये है, ये और एक तरफा दिखाई दे रहा है यहाँ पर पूरा मामला, क्योंकि यहाँ देखिए अंतर भी बहुत ज्यादा है। 40% अगर मिल रहा है बीजेपी को, तो उनके जो क्लोज कॉम्पिटिटर है डीएमके उन्हें 27% मिला है। तो देखिए 27, 26, 28 ये प्रतिशत है क्लोज कॉम्पिटिटर को, और 40% या उससे ज्यादा मिल रहा है बीजेपी को। और अनडिसाइडेड वोटर भी देखिए यहाँ पर है। अनडिसाइडेड वोटर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 10% के आसपास है। तो क्या तस्वीर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है? मतलब ये कह सकते हैं कि ये क्लियर विन है बीजेपी के लिए। बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हम रंग भी देख सकते हैं कि गाढ़ा रंग है, गाढ़ा रंग है, यानी मार्जिन काफी ज्यादा है। जी बड़ा भगवा रंग है और ये बताता है कि बीजेपी का यहाँ पर जिस तरह से 23% के आसपास वोट परसेंटेज है। सरदार आरपी सिंह साहब, एक ही डायलॉग है, खुश तो बहुत होंगे आप, या अभी इस पर भी आप संतुष्ट नहीं है? 2 सीटें तमिलनाडु में और एनडीए का वोट परसेंटेज 20% से ज्यादा। नहीं, लगभग 23% आपके हिसाब से वोट परसेंटेज है, और अभी अनडिसाइडेड वोट आप कह रहे हैं 10% के लगभग है। जरा चुनाव अभी आग सिर पर चुनाव है, परंतु मुझे लगता है जो अनडिसाइडेड वोट है ये बड़ा फैक्टर होगा तमिलनाडु के अंदर। नहीं, लेकिन क्योंकि कल प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में भी राजेश जी अन्नामलाई की उन्होंने जमकर तारीफ की, और हमारा ओपिनियन पोल भी कहता है कि अन्नामलाई तो जीती रहे, कन्याकुमारी की सीट भी बीजेपी जीत सकती है। क्या आपको लगता है कि ये एक गेम चेंजिंग रिजल्ट हो सकता है साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए, अगर ये वाकई 4 जून को ऐसे कन्वर्ट हो जाता है तो? देखिए, अन्नामलाई ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीलंका के द्वीप का मुद्दा उठाया था, और उन्होंने ये सोचा था कि इससे बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको उठाया और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया। लेकिन तमिलनाडु में मेरी बात हुई अभी कुछ ही समय पहले, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इस मुद्दे का। अब भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बात करना भी बंद कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि अन्नामलाई जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उसमें अनडिसाइडेड जो वोटर्स हैं वो क्या किस करवट बैठेंगे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इस सर्वे के आधार पर मैं डिसाइसिवली नहीं कह सकता हूं ये पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी। बहुत सारे लोग नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो इधर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मेहनत की है खासकर तमिलनाडु या साउथ इंडिया में, क्या उसका असर दिख रहा है आपको ग्राउंड पर? एक छोटा सा इस पर तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात सभाएं कर रहे हैं दक्षिण भारत में, उन्होंने पता नहीं कितनी बार, जब तमिलनाडु में लगता है 5-7 बार चले गए हैं वो, तो उसका असर तो होगा ही, क्योंकि वो सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। लेकिन इसके साथ ये होता है कि लोकल जो इश्यूज हैं उनका कितना असर होगा, उसमें जो डिसाइड नहीं कर रहे हैं जो अभी वोटर्स, वो किस करवट बैठेंगे, खासतौर पर तमिलनाडु में, खासतौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों में। उत्तर भारत की मैं सैचुरेशन पॉइंट में ये बहुत ही आम फहम बात है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार, एक सवाल पंकज जी आपसे भी। पंकज जी, ये कहा जा रहा था कि दक्षिण भारत में देखिए जो कांग्रेस पार्टी है या उसके जो अलाइज हैं वो मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। उत्तर भारत में सैचुरेशन में बीजेपी, लेकिन देखिए वहां पर भी बीजेपी ने मेहनत की है और इनरोड्स बनाए और वो नतीजा दिखाई दे रहा है। देखिए सुमेरा जी, ये तो ओपिनियन पोल है। आप लोगों ने एग्जिट पोल पे कर्नाटक का जो था त्रिशंकु की भविष्यवाणी की थी और कहा था लगभग बराबर का मसला है, लेकिन किस शानदार तरीके से कांग्रेस वहां जीती। वहां किस तरह से मोदी जी ने अपनी ताकत झोंक दी, बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा, इसके बावजूद किस बुरी तरह से बीजेपी हारी। वो आपका एग्जिट पोल था, ये ओपिनियन पोल है, और इसमें भी आप 2 सीट बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं अन्नामलाई भी हारने जा रहे हैं, 1 सीट भी तमिलनाडु में मिलने नहीं जा रही बीजेपी को। आप ओपिनियन पोल में अपने लोगों से जो भी आपने बटन दबवा के जो मांगा है वो ठीक है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन 1 सीट भी आपको नहीं मिलने, मतलब बीजेपी को नहीं मिली। आम लोगों को फोन किया है रैंडमली। जी मुझे पता है, 25 लाख लोगों को 17 दिन में आपने फोन करके उनकी सारी बात जान ली। मैं उस पर कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि आपने शिव इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है शिव का हक बनता है। हमारा जो पिछली बार TV9 के साथ सर्वे था कर्नाटका का, उसमें कांग्रेस जीत रही थी। कर्नाटका आपने मेरे सामने खुला हुआ है सर एग्जिट पोल, आपने त्रिशंकु विधानसभा दी है, मेरे सामने खुला हुआ 10 मई का। मैं बिना देखे कोई भी बात बोलता नहीं हूं। चलिए देखिए सर, अभी के एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं।
जी, बड़ी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अरे भाई, तो कितना फर्क दिया आपने, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं, जबकि कांग्रेस कितनी शानदार मार्जिनल सीट्स होती है सर। हम लोग अभी इस पर बहस नहीं करते, अभी इस पर बहस नहीं करते हैं, अभी इस पर बहस नहीं करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी आगे आगे अभी कुछ दिन में। अरे पंकज जी सुनिए, पंकज जी आप जो कह रहे हैं आपकी बातों का रिस्पेक्ट है, शिव जो कह रहे हैं शिव के पास अपने तर्क हैं। 45 दिन का चुनाव है, अभी सब अगले राज्य की बात क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं आंध्र की। आंध्र का ओपिनियन पोल क्या कहता है आंध्र प्रदेश का, वो अब आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए में वहां पर अब 2 पार्टियों के साथ बीजेपी गई है। बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है, टीडीपी 8 सीटें जीत सकती है, वाईएसआरसीपी को बहुत नुकसान हो रहा है, 13 सीटों पर वो सिमट सकते हैं। पिछली बार 22 सीटें थी, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, जेएसपी 2 और अदर्स यहां पर 0 दिख रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश का 25 सीटों का आपको सामने ओपिनियन पोल, और जल्दी से अब वोट परसेंटेज भी आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वोट परसेंटेज आंध्र प्रदेश का कहता है एनडीए 44% के आसपास और वाईएसआरसीपी करीब 46% के आसपास, इंडिया 4% के आसपास, और जो तय नहीं है वो 6% हैं, जो नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनको किसको वोट देना है। लेकिन जाहिर सी बात है एनडीए का जो वहां पे गठबंधन हुआ चुनाव से ठीक पहले सुमेरा टीडीपी और जनसेना के साथ, उसका असर दिख रहा है जी, और फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तेलंगाना में क्या है तस्वीर देखिए, वहां पर क्या कह रहा है हमारा ओपिनियन पोल, वो भी देखना जरूरी है। तेलंगाना की जो सीटें हैं वो हैं कुल 17, बीजेपी को 7 सीटें मिल रही है। तो देखिए बीजेपी को यहां तेलंगाना में भी फायदा होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल रही है, बीआरएस को 1 सीट मिल रही है, एआईएमआईएम को 1 सीट मिल रही है, यानी हैदराबाद की सीट असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं, वो दिखाई दे रही है तस्वीर। तेलंगाना की वोट प्रतिशत क्या कहता है ये वो भी आपको बता देते हैं। तेलंगाना का वोट प्रतिशत किस तरह की तस्वीर दिखा रहा है। वोट प्रतिशत में एनडीए को कितना प्रतिशत वोट मिल रहा है देखिए, बीजेपी को 36.27% वोट मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को 37.10%, बीआरएस को 16.32%, एआईएमआईएम को 2.66% और तय नहीं है 7.65%। ये है तेलंगाना की तस्वीर। और अब केरल की बात कर लेते हैं। केरल दूसरे चरण में चुनाव है, वहां पर 20 सीटों पर एक साथ चुनाव होगा। राहुल गांधी खुद वायनाड से चुनाव में है, देखते हैं वहां क्या दिख रहा है ओपिनियन पोल में। केरल में बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है, यह बहुत अहम आंकड़ा है। साउथ इंडिया में 2 बहुत अहम स्टेट जहां पर खाता नहीं खुला था बीजेपी का, वहां पिछले चुनाव में, वहां अब तमिलनाडु के बाद बीजेपी केरल में भी अच्छी खासी बढ़त, 3 सीटें, कांग्रेस 11 सीटों पर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2 सीटों पर, केईसीजे 1 सीट पर, आरएसपी 1 सीट पर, वाम दल 2 सीटों पर, यानी केरल में भी बहुत बटा हुआ है सब कुछ। एलडीएफ यूडीएफ यहां पर। अब देखते हैं वोट परसेंटेज क्या कहता है। वोट परसेंटेज और पिक्चर क्लियर करेगा। वोट परसेंटेज के मुताबिक एनडीए 24.5%, यूडीएफ 36%, यानी जिसमें कांग्रेस शामिल है, एलडीएफ 25% और तय नहीं वो 14% है। यानी केरल में अनडिसाइडेड वोटर्स बहुत हैं और ये आगे पिक्चर बदल सकते हैं। देखिए, लेकिन हम जो टैली दिखा रहे हैं, ओवरऑल टैली क्या कहती है वो आइए देख लेते हैं। तो देखिए एनडीए को 265 सीट मिल रही है, इंडिया को 129 सीट मिल रही है अभी तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक, और अन्य के खाते में 28 सीटें जा रही हैं। ये है ओवरऑल पिक्चर। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए 422 सीटें मिल रही है की जो तस्वीर है वो आपके सामने आ चुकी है। 231 बीजेपी को मिल रही है और 44 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। 543 में से ये जो तस्वीर है वो अभी तक की सीटों की उभर कर सामने आई है, 422 सीटों की। लेकिन जो ये तस्वीर है इसमें एक जो बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें रामकृपाल जी, साउथ में, दक्षिण भारत में बीजेपी ने कहा था लगातार कि वो मेहनत करेंगे, तमिल समागम या और तमाम जो कार्यक्रम किए गए उसका क्या असर दिखाई दे रहा है कि वो खाता खोल रहे हैं। केरला में खासतौर पर 3 सीटें जीतना ये बड़ी बात है। हालांकि पंकज जी आपको बड़ी जीत मिल रही है केरला में, लेकिन 3 सीटें अगर बीजेपी के पास जा रही हैं तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। रामकृपाल जी पहले आपकी प्रतिक्रिया। मैं अगर इसको देख रहा हूं तो एक चीज आप देखिए, केरल, तमिलनाडु और पंजाब, पिछली बार कांग्रेस यहां पर 38 सीटों पर लड़ी थी और 31 सीटें कांग्रेस ने पाई थी। अब देखिए चीज क्या है, पंजाब में आपने दिखाया कांग्रेस 0, तमिलनाडु में और केरल में जो वोट परसेंट है 23% तमिलनाडु में है और 24.5। एक चीज में एक मिनट में आपको रोक रहा हूं शिव, केरल की वो 3 सीटें जिस पर बीजेपी जीत रही है वो आप निकाल के रखिए, शायद त्रिशूर तिरुवनंतपुरम में है, ये आप ये सीटें निकाल के रखिए, मैं अभी आ रहा हूं आपके पास और उन तीनों सीटों पर बात करेंगे। लेकिन पहले रामकृपाल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो भाषाई एक तरह से दीवार होती थी पहले,
बंगाल में 3 से 73 हुए। आप देखिए, अगर तमिलनाडु में 2 सीटें बीजेपी इस बार पा रही है तो भी, और 23% वोट है, और केरल में 24.5 आप बता रहे हैं, करीब करीब 25%। ये बीजेपी का एक्सेप्टेंस ठीक है, पूर्वी भारत से लेकर के दक्षिण मतलब भारत आप में भी बढ़ रहा है। बंगाल से पंकज जी, इस पर लेकर आपकी प्रतिक्रिया। के केरल और तमिलनाडु तक बीजेपी का ठीक है पंकज जी, फिर एक्सेप्टेंस। आरपी सिंह जी की प्रतिक्रिया लेंगे। पंकज जी, लेकिन देखिए आपकी कोई वजह नहीं है, आपका सर्वे बहुत अच्छी बात है, दूसरे चैनलों के भी सर्वे आए हैं, केरल तमिलनाडु में उन सबने 0 कहा है, 0 सीट तमिलनाडु में और केरल में बीजेपी के लिए कुछ नहीं। उसकी वजह है आप जिस तरह से संघीय ढांचे पर हमला कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री आकर जंतर मंतर पे धरना देते हैं कि साहब हमारा आप जो पैसा है वो दीजिए। वहां की जनता अच्छी तरह जानती है। केरल में एक इनके विधायक जीते थे पिछली बार, उन्होंने कहा केरल में हम इसलिए नहीं जीत पाते कि 100% लिटरेसी रेट है, वहां पर बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं। तमिलनाडु में आप नोट कर लीजिएगा, एक भी सीट नहीं आरपी सिंह जी कह रहे हैं पंकज जी कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ नहीं होगा। इनसे पूछिए क्या कांग्रेस पार्टी वाले अपना झंडा लहरा पा रहे हैं वायनाड के अंदर? हमारी गुंजाइश की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वालों। ठीक है, आप खुश रहिए, मैं बहुत आपको जो है बधाई देता हूं कि राहुल गांधी की टोका क्या मैंने आपको? टोका क्या आपको? अरे सुनने की हिम्मत रखिए ना जरा। टोक नहीं बिना बात के बोले जाएंगे बीच में। सुनने की हिम्मत रखिए जरा। सिंह साहब सुनने की हिम्मत रखिए जरा। अरे आगे पूरा सुनिए ना, फिर बोलिएगा। एक सेकंड, मैं बस आपको बधाई सर आपको टोका क्या? आप समझदार आदमी हैं, आपको एक बार टोका। मैं स्टूडियो में नहीं बैठा, आप स्टूडियो में बैठे हुए का लाभ ले रहे हैं। बोलिए आरपी सिंह जी। ओके। जिस दिन कांग्रेस पार्टी वायनाड के अंदर अपना झंडा लहरा लेगी और ये साबित कर दे कि वो राष्ट्रभक्त पार्टी है, उस दिन बात करना हमसे। और मेरी बात नोट करें ना, केरल में इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे जो आप दिखा रहे हैं, और तमिलनाडु में भी इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। दोनों जगह वैसा चमत्कार होगा जैसे वेस्ट बंगाल में ऐसे 10 साल पहले हुआ था। और वहां पर आस्ता आस्ता हम वो जगह, वो जो वैक्यूम है उसको भर रहे हैं, जो कि 2 दलों ने अपना घेरा हुआ है। और वहां दोनों दलों से लोग तंग है, यूडीएफ और एलडीएफ से दोनों से लोग तंग है। परंतु शर्म की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आज अपना झंडा, पार्टी का झंडा, क्योंकि उसमें तिरंगे की एक रंग दिखता है, इसलिए लहरा नहीं पा रही, क्योंकि वहां पर मुस्लिम लीग ने मना कर दिया है कि आप यहां पे तिरंगा, आप यहां पर अपनी पार्टी का झंडा नहीं लहरा पाएंगे। ओके सरदार आरपी सिंह साहब, मैं आता हूं आपके पास, इससे इस बारे में और बात करेंगे अभी हमारे पास, क्योंकि अब बिग पिक्चर भी आने की लग गई है। एक बड़ी फाइट, जो बिग फाइट जिस सीट पर है केरल में, वो जहां पर शशि थरूर वर्सेस राजीव चंद्रशेखर है, वो सीट जरा बताइए यहां पर तिरुवनंतपुरम, वहां पर क्या हो रहा है शिव, जल्दी से, क्योंकि यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 विधानसभा सीटें हैं, और इन सातों में ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना, इन सातों विधानसभा सीटों में बीजेपी आगे चल रही है, और कुछ तो ऐसी हैं जहां पर 50% से ज्यादा मार्जिन है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है वटियूरू कायू, ये क्या रीजन है इसके पीछे शिव? रीजन नहीं, हमें इतने सैंपल में हमारे पास इतने ही रिस्पॉन्सेज आए हैं, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, यहाँ पे करीबन 16 या 17% वोट है वो अनडिसाइडेड है। तो मुझे लगता है ये इलेक्शन आखिर तक जाएगा और आखिर तक लोग डिसाइड करेंगे कि उनको किसको वोट करना है। नहीं, लेकिन संदीप, इसके पीछे क्या मेथोडोलॉजी है? शशि थरूर के हारने के पीछे कारण क्या है इस ओपिनियन पोल में? हम तो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो डेटा है अनबायस्ड हम दिखा रहे हैं। जो ग्राउंड लॉजिक्स है वो तो एक्सपर्ट्स बता। नहीं तो क्या आपको वहां पर दिखा डेटा में? डेटा में हमें दिख रहा है अभी शशि थरूर पीछे हैं सभी असेंबलीज में, सभी असेंबलीज। और ये केरल में इससे ये क्या 3 सीटों का जो परसेंटेज है ये बताता है? मैं एक्सपर्ट से पूछता हूं, राजेश जी, ये 3 सीटों का वोट परसेंटेज क्या बताता है कि जैसे तमिलनाडु में हमने देखा वैसे केरल में भी अब बीजेपी धीरे धीरे और अंदर घुस रही है? देखिए, बीजेपी इतने सालों से कोशिश कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोशिश कर रहा है, केरल में 3 सीटें आप भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा पचा पाना मेरे लिए मुश्किल है। जो भी केरल की राजनीति को जानते हैं उनके लिए पचा पाना मुश्किल है, और ख़ास तौर पर शशि थरूर को हारा हुआ दिखा रहे हैं। अभी ये इस बात को समझने की ज़रूरत है, और श्रोताओं को, दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम इसको इस तरह से प्रेजेंट ना करें कि फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। ये इसमें बहुत अनडिसाइडेड लोग हैं, और केरल में ख़ास तौर पर शशि थरूर की हार और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें देना, ये इसको तो आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बेसिकली। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि चैनल हम डिस्क्लेमर पहले भी दे चुके हैं, और आपके साथ एक बार फिर से देते हैं कि ओपिनियन पोल है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं आप जो है यहाँ के बारे में, राजस्थान के बारे में बात करें तो उतना नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी लहर चल रही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में, केरल में, इन जगहों पर आप जितनी सीटें दे रहे हैं, अगर उतनी आ गई
तो मैं कोई ये नहीं कर रहा, आई एम नॉट स्टिकिंग माई नेक आउट कि नहीं साहब अब नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा सा इसको डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कत लग रही है मुझे। ठीक है, चलिए, शायद इंटरेस्टिंग इलेक्शन, इस इलेक्शन का सबसे बड़ा पॉइंट यही निकल कर आएगा। जी हाँ, अब हम दिल्ली का आंकड़ा बताते हैं कि दिल्ली की तस्वीर क्या कह रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बदला है, ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। तो दिल्ली की तस्वीर देखिए क्या बता रही है। कुल 7 सीटें, बीजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी को पिछली बार की तुलना में 1 सीट का नुकसान हो रहा है और ये सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। ये तस्वीर, जो ओवरऑल तस्वीर ओपिनियन पोल की दिल्ली की बता रही है। वोट प्रतिशत क्या है वो भी आइए आपको बता देते हैं। दिल्ली का वोट प्रतिशत क्या बता रहा है, बीजेपी को कितना प्रतिशत वोट मिल रहा है और आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को कितना प्रतिशत है। एनडीए को 53.47% वोट मिल रहा है, इंडिया को 33.05% और तय नहीं वोटर भी 13.48% है। तो देखिए, हम इसलिए ट्रांसपेरेंट हैं, हम इस वजह से पारदर्शी हैं क्योंकि हम क्या तय नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर तय नहीं है, हर विधानसभा में कितने वोटर तय नहीं है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। यानी विधानसभा के स्तर तक हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर वोटर डिसाइडेड है, कितना प्रतिशत वोटर अभी भी ये तय करेगा कि उसे किसके खाते में जाना है या क्या वो तय करने वाला है। लेकिन बिग वॉल दिखा देते हैं। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिल्ली की देखिए, ये तमाम सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और पूर्वी दिल्ली आम आदमी पार्टी के पास जा रही है। पूर्वी दिल्ली में क्या हो रहा है वो जानेंगे। शिव, आप वो आंकड़ा निकाल कर रखें। आम आदमी पार्टी को यहां पर किस तरह की बढ़त मिल रही है उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे, पूर्वी दिल्ली के बारे में। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बड़ा फैक्टर है? क्योंकि देखिए, एक तस्वीर ये भी दिख रही है कि जो सीट जीत भी रहे या जिस सीट पर बढ़त भी मार्जिन कम है वो सीट भी आम आदमी पार्टी की सीट है। नहीं, सबसे ज्यादा जो सीट रही इस वक्त चर्चा में वो तो रही मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार वाली उत्तर पूर्व, वो में मनोज तिवारी जीत रहे हैं। लेकिन पूर्वी दिल्ली वाली जहां पे आम आदमी पार्टी, लेकिन गौरव, ये भी कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के पहले नहीं हुआ है। उनकी उम्मीदवारी हो चुकी है, उससे पहले ये सर्वे किया गया है, उम्मीदवारी बाद में हुई। ठीक है, उसके बारे में भी संदीप और वो बताएंगे। लेकिन पूर्वी दिल्ली से इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहां पर सिटिंग कैंडिडेट का टिकट काटा बीजेपी ने। कुलदीप कुमार को आम आदमी पार्टी ने दिया, ये आम आदमी पार्टी के खाते में सीट है। कुलदीप कुमार ऑलरेडी एमएलए हैं और उनकी इलाके में अच्छी छवि है, तो क्या ये टिकट काटना बीजेपी को भारी पड़ गया? ये एक बड़ा सवाल है। दो सवाल है शिव, देखिए, 2 सवाल है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या के बाद किया गया ये ओपिनियन पोल है, और कन्हैया कुमार की जो उम्मीदवारी है वो तो अभी सामने आई है, तो उससे पहले हमने ओपिनियन पोल किया। जी बिल्कुल, ये जब अरेस्ट हो चुका था अरविंद केजरीवाल जी का, तो उसके बाद का पोल है ये। तो हमें इतना ज़्यादा डैमेज नहीं दिखाया है भाजपा के वोट पे, जहाँ पे पिछली बार भी हमारे सर्वे में आ रहा था कि ईस्ट दिल्ली की ऐसी सीट है जो टर्न होगी, वो वही हो रही है। बाकी में इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। ये सीट पहले से भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी और वो अभी भी वैसे ही दिख रही है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ये अपने आप में बड़ी। आरपी सिंह कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पर। जी आरपी सिंह जी, बताइए। देखिए, ये जो आप सोच रहे हैं कि एक आइलैंड दिल्ली में बन जाएगा और दिल्ली के अंदर बाकी सीटों पे 53% और 33% के फर्क के बावजूद भी एक सीट आम आदमी पार्टी ले जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। और पूर्वी दिल्ली पिछली बार भी हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे। मेरी बात नोट कर लीजिए, मैं 4 तारीख को आपके साथ बैठूंगा। हमारा वोट परसेंटेज लगभग 56 से लेकर 60% के बीच में होगा पूरी दिल्ली में, और कोई सीट ऐसी नहीं होगी जिसमें 55%। सर, तो अगर आइलैंड नहीं बन रहा था तो फिर आप लोगों ने एक सांसद छोड़ के बाकी सबका टिकट काट क्यों दिया? नहीं, टिकट काटना नहीं होता। यहाँ आपको ही लगता है टिकट काटना। हमारे यहाँ अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए जाते हैं। मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ, परंतु आज मैं पार्टी का काम करता हूँ। तो अलग अलग समय पे अलग अलग ढंग से पार्टी में किस प्रकार व्यक्ति का काम उपयोग करना है, उसको किस किस काम में लगाना है, ये पार्टी तय करती है। इसलिए ये सोचा काटेगा, ये गलत आपका नैरेटिव है। परंतु मैं वापस कह रहा हूँ, कुछ दिल्ली के अंदर एक आइलैंड नहीं बनने वाला कि एक जगह के लोग अलग से सोचेंगे और पूरी दिल्ली अलग से सोचेगी। सारी की सारी दिल्ली एक ढंग से सोचेगी और उसमें पूर्वी दिल्ली भी आता है। तो आरपी सिंह जी, आप पूर्वी दिल्ली की बात करें तो हम पूर्वी दिल्ली की सीट क्या कह रही है हमारे जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। तो देखिए, हम जब पूर्वी दिल्ली की बात कर रहे हैं और ये आप मैप जब देख रहे हैं तो देखिए ये आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके भीतर इस पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर कहां पर बीजेपी को जो है आगे वो बनी हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये 2 जो विधानसभाएं, यहां पर बीजेपी ज्यादा मार्जिन से आगे, यहां उनसे थोड़ा कम मार्जिन से आगे और यहां उससे भी कम मार्जिन से। और यहां पर भी ये तस्वीर है। देखिए शिव, बताएं हमें। देखिए, पटपड़गंज की सीट पर बीजेपी को बढ़त है, इसके अलावा लक्ष्मी नगर पर बीजेपी को बढ़त है, विश्वास नगर में बीजेपी को बढ़त है, बीजेपी को कृष्णा नगर में भी बढ़त है और शाहदरा में भी बढ़त है। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़त है विश्वास नगर में
उसके बाद लक्ष्मी नगर में, क्योंकि यहाँ 50% तक उनको वोट मिल रहा है, पटपड़गंज में 47.47 यानी 47.47% है, और शाहदरा में 46 है। इसके अलावा जो ये है कृष्णानगर, यहाँ पर भी 46% है। तो देखिए ये अंतर है। हम आपको इस वजह से कह रहे हैं कि हमारा ओपिनियन पोल क्रेडिबल है, क्योंकि हम आपको हर विधानसभा का आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि कहां पर बढ़त उनको है, कहां पर आम आदमी पार्टी को। तो इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है, क्योंकि यहां पर उनका अंतर बहुत ज्यादा है। यहां बीजेपी के पास इन विधानसभाओं में बढ़त है, वो हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा आंकड़ा बता रहा है। और देखिए कितना हमने सैंपल लिया है, 28,795 लोगों से बात की गई है। तो सैंपल साइज ये है, सिर्फ एक सीट पर, सिर्फ एक लोकसभा की सीट जो ईस्ट दिल्ली की सीट है, वहां पर हमने 28,795 लोगों से बात की है। इतना बड़ा सैंपल साइज है, और उसके भीतर भी हम ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी कहां पर किस किस विधानसभा में बीजेपी को बढ़त है। तो देखिए ये इस वजह से हमारा ओपिनियन पोल फर्क है, और इस वजह से हमारा ओपिनियन पोल इतने ग्राउंड लेवल तक गया है। बिल्कुल। और अब यहां पर पंकज जी एक सीधा सा सवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, किस तरह से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और आज आप गठबंधन में साथ हैं, उसके बावजूद केवल एक सीट, हो सकता है, मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि आप मेरे ओपिनियन पोल पे भरोसा नहीं करते। आपको क्या लगता है, क्या ये गठबंधन और पहले होता, क्या और ज्यादा पहले कैंडिडेट दिए जाते तो ये नतीजा और बदल सकता था, या आपके हिसाब से कुछ और नतीजा आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मेरी एक आपत्ति है, आपके जो भी टिकर पर बैठे हैं, हमारे अभी घोषणा हुई, आपने खुद कहा कि हमारे प्रत्याशियों की घोषणा के पहले का ये आपका पोल है, और आप उसमें बता रहे हैं कन्हैया कुमार पीछे। कन्हैया कुमार का तो नाम भी नहीं था। तो कम से कम ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है ये मत करिए। जिनकी घोषणा हो गई हो उनको आगे पीछे आप करें तो समझ में आता है। जो टिकर पे आपके साथी बैठे हैं, मुझे उनसे ये उम्मीद है कि ये काम मत करें। नहीं, आप जो कह रहे हैं उसका मैं उत्तर दे देता हूं। अभी तो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार उस सीट से कन्हैया कुमार हैं। हमने जब ओपिनियन पोल किया तो हमने कांग्रेस का नाम लिया। नहीं, आप कन्हैया कुमार से नहीं, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। एक मिनट सुन लीजिए, ये बहुत बड़ा फर्क है। मेरी बात, सर डेमोक्रेसी है, मुझे बोलने का हक है। बिल्कुल बोलिए, प्लीज बोलिए। आपने मैं बता देता हूं उसका कारण क्या है। 1 से 13 अप्रैल के बीच का सर्वे है। यह तो पता था कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। कन्हैया कुमार का नाम बाद में आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर लड़ रही है तो हमें पता था। और अब जबकि कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार बनाया है, तो हम और किसको चलाएंगे आगे और पीछे? सर आप बताइए। गौरव जी, आप जर्नलिस्ट हैं। एक नॉम चॉम्स्की ने एक मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट करके एक पूरी एक सिद्धांत दिया है पत्रकारिता को लेकर। कैसे आप भी कैसे, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जानना चाहिए कि कैसे व्यक्तियों को लेकर आप एक धारणा बनाते हैं। कन्हैया कुमार अभी आया नहीं, उसके आने से निश्चित ही दूसरे तरह से तो आप बताइए क्या नैरेटिव? तो मैं मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि नाम जहां पे अनाउंस नहीं है वहां पे हमारी पार्टी के किसी प्रत्याशी का नाम कि वो पीछे, आप कांग्रेस लिखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपके सर्वे में ठीक है सर, आप अपना तर्क रखिए सर, आप अपना तर्क। बिल्कुल, और मैं बहुत गंभीरता से पूरे एकेडमिक कारणों से इस बात को कह रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि यहां पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया, जो कुछ हो रहा है उसका असर नहीं है, तो अपने चैनल के अलावा भी तमाम चैनल जो कर रहे हैं, या CSDS जिस तरह से उसने सर्वे किया है जो बहुत एकेडमिकली बहुत रिप्यूटेड है, उसकी भी बहुत सी बातें हैं। मैं आपको दावा करता हूं कि आपका ये पूरी तरीके से गलत होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जीतेंगे आप? दिल्ली में अब मैं तो सातों मानूंगा कि हम सातों जीत रहे हैं, लेकिन आप, मैं प्रवक्ता हूं तो आप उस पर यकीन ना करें, लेकिन अगर जनता की भावना, हम मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि हम सातों जीतेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 7 दिल्ली में 7 के 7, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बुरी जहार दिल्ली में होने जा रही है। वापस मिलेंगे ना 4 जून को, शुभकामनाएं आपको सर, शुभकामनाएं आपको। लेकिन अब जरा हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल में क्या कहता है ओपिनियन पोल? जल्दी से आपके सामने वो ओपिनियन पोल लाते हैं। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें आती हैं, और इन 4 लोकसभा सीटों में चारों की चारों बीजेपी के पास जा रही हैं, और 2019 में भी यही नतीजे थे, और 2024 का ओपिनियन पोल भी यही कहता है कि हिमाचल में कांग्रेस की राज्य सरकार होने के बावजूद यहां पर चारों लोकसभा सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं, और इसमें से एक वो मंडी की सीट भी है जहां से कंगना रनौत भी है। सुमेरा जी हाँ, कंगना रनौत है वहां से, लेकिन उस सीट की जो कुछ और बारीकियां हैं वो समझेंगे शिव से, मंडी सीट की। लेकिन वोट प्रतिशत क्या है हिमाचल प्रदेश का, आइए वो आपको दिखा देते हैं। हिमाचल का वोट प्रतिशत ये कह रहा है कि एनडीए को 55.73% वोट मिल रहा है, इंडिया को 33.87% और तय नहीं वोटर है 10.64%।
0.40%। ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। उत्तराखंड की भी सभी सीटें हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में जा रही है। कुल सीट 5 और सभी बीजेपी को मिल रही है। यहाँ पर भी बीजेपी ही बढ़त पूरी तरह से बनाए हुए है, जैसे कि बीजेपी को पहले भी यहाँ पर सीटें तमाम मिली थी। लेकिन वोट प्रतिशत क्या कह रहा है उत्तराखंड का, ये वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। उत्तराखंड का वोट प्रतिशत किस तरह से तस्वीर बता रहा है, देखिए। वोट प्रतिशत में एनडीए को 56.77%, इंडिया को 26.24% और तय नहीं है 16.99%। ये तस्वीर उत्तराखंड की। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल हमने आपको बताया, मंडी की सीट जो है वो एक चीज सुमेरा मैं यहां पर बताना चाहता हूं दर्शकों को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिटेलिंग में बात करते हैं। बिग पिक्चर यह है कि 438 सीटों का जो ये ओपिनियन पोल आपके सामने हम लेकर आए हैं, इसमें एनडीए बहुमत हासिल कर चुका है। अभी करीब 100 से ज्यादा सीटें हैं जिनका ओपिनियन पोल आना बाकी है। उसके बावजूद 280 सीटें एनडीए के पास जाती दिख रही हैं और इंडिया के पास 130, अन्य जो हैं वो 28 सीटों पर दिख रहे हैं। ये 438 सीटों का ओपिनियन पोल है। सुमेरा जी हाँ, तो ये तस्वीर दिख रही है, जो ओवरऑल तस्वीर है उसमें बहुमत मिल गया है एनडीए को और तस्वीर पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है। लेकिन इसके आगे की जो राज्य हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं, वो भी हम आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन शिव, मंडी की सीट में क्या हो रहा है, क्योंकि मंडी में कंगना रनौत का नाम था सामने, लेकिन कंगना रनौत के बाद अब विक्रमादित्य के नाम सामने आया है। तो क्या हमारा ओपिनियन पोल उसके पहले का है? और क्या विक्रमादित्य जी का नाम अनाउंस होने से पहले का है, लेकिन मैं एक दर्शकों को बताऊं, हमारे जो पहला ओपिनियन पोल था उसमें और अभी में जो फर्क है भाजपा के वोट पे, वो 12% है। मतलब 12% से भाजपा का वोट नीचे हुआ है आफ्टर, जबकि जब से कंगना रनौत जी का नाम आगे आया है, तो मतलब 12% कह रहे हैं कि कंगना रनौत के नाम आने से पहले जितना मंडी में बढ़त थी बीजेपी को, उससे कम हुआ है। और अभी कंगना रनौत का नाम सामने आ गया था, उसके बावजूद ओपिनियन पोल में बढ़त नहीं दिखाई दे रही है, और बल्कि कम है। 12% का डिप है, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट डिप है और ये हमारा ओपिनियन पोल तब हुआ है जब विक्रमादित्य का नाम सामने नहीं था, बिल्कुल ही वाज नॉट देयर इन द पिक्चर। उसके बावजूद डिप हो रहा था 12% का। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और देखिए ये जो तस्वीर है मंडी की, वो किस तरह की दिख रही है, वो देखिए। जीत रही है बीजेपी, लेकिन यहां पर ये जो पैच आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन पैच आप देख रहे हैं, ये जो विधानसभाएं हैं, यहां पर बीजेपी को बढ़त नहीं है। बीजेपी को बढ़त इन जगहों पर है और यहां पर बहुत ज्यादा बढ़त है। तो जो डार्क कलर आपको दिख रहा है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उन विधानसभाओं में बीजेपी को बड़ी बढ़त है। जहां सबसे ज्यादा बढ़त है वो देखिए सिराज की जो विधानसभा है, वहां पर बड़ी बढ़त है। इसके अलावा जहां पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है वो कहां है, लाहौल और स्पीति। यहां पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है 59%, जबकि बीजेपी को 28% यहां पर वोट मिल रहा है। इसके अलावा देखिए एक और जो ये जगह है अन्नी, यहां पर 50% कांग्रेस पार्टी को वोट मिल रहा है और बीजेपी उससे कहीं पीछे है। लेकिन देखिए ये जगहें जोगिंदरनगर, मंडी, बड़ा और सरकाघाट, यहां पर बड़ी बढ़त है उनके पास। लेकिन रामपुर और किन्नौर में कांग्रेस पार्टी को बड़ी बढ़त मिल रही है। लेकिन ये जो फैक्टर है गौरव, इस पर जरूर आप सवाल लें। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा था 12% का डिप मंडी पर है, उस पर स्पेसिफिक आप कमेंट दीजिएगा रामकृपाल जी। लेकिन जल्दी से, क्या 4 की 4 जो सीटें ओपिनियन पोल में दिख रही हैं, इसका संकेत उस राज्यसभा चुनाव में मिल गया था जब अभिषेक मनु सिंह भी नहीं जीत पाए थे हिमाचल से, और इसमें आपको कुछ दिखता है, वहां से संकेत दिखा था? देखिए निश्चित रूप से गौरव जी, आप ये एक चीज देखें, मैं हमेशा वोट परसेंट को देखता हूं। अब आप देखिए कि यहां पे 55.73% है, यानी हिमाचल में भी जो वोट है वो कैंडिडेट हो सकता है कहीं एक इधर हो जाए, लेकिन डिफरेंस जो है वो 20% से ऊपर का है। नेक्स्ट राइवल जो है उससे 20% ऊपर का है डिफरेंस बीजेपी का। तो ये अपने आप में, अगर ये अब किसी एक पर्टिकुलर सीट में ऐसा हो जाए कि नहीं वो राइवल कैंडिडेट जीत जाए, लेकिन जो आप दिखा रहे हैं जिस तरह से हिमाचल में 56%, उत्तराखंड में 57%, तो ये तो साफ साफ है कि सारी की सारी सीटें बीजेपी को जा रही हैं। ठीक है, कई एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि 20% से ऊपर का अगर मतलब वोट प्रतिशत में डिफरेंस है तो फिर उसमें तो कोई मतलब ही नहीं होता है रिकवर करने का। ठीक है, मंडी पर आप कुछ नहीं बोले, मंडी पर 10 नहीं, मंडी पर मेरा देखिए, मंडी पर मेरा ये कहना है, मुझे 84 का और 85 का याद आता है, बहुगुणा और अमिताभ बच्चन का। सब लोग बहुगुणा को जिता रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन जीत गए, बहुगुणा सर। ठीक है, तब ठीक है, ये ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया सर। तो यहां पर देखिए ओपिनियन पोल का एक आपको मैं
यहां पर कमिंग अप देके जाऊं, और कमिंग अप यह है कि अब वो सूबा आएगा जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं और जहां पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी हासिल करती रही है। वो आंकड़ा आए बना, वो अभी आया नहीं है सामने, उसके बावजूद हमारे टैली में बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है, बीजेपी बहुमत के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। हाँ, तो अब यूपी आने वाला है, कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद यूपी का ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये आपके सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर हम रखने वाले हैं।